नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेके आया हूँ वो पार्ट 3 है आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कुछ एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर के। हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर मेटल रिसोर्सेज को लेकर बात की थी। मैंने आपको मेटलिक एंड नॉन मेटलिक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। शक्ति के जो संसाधन हमारे पास है उनको लेकर के किस तरह से उनका यूज किया जाता है। सबसे ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एनर्जी रिसोर्सेज हमारे शक्ति के संसाधनों के रूप में है और इन्हें दो तरह से देखने का चाहता है, दो तरह से देखा जाता है। एक कन्वेंशनल सोर्सेज के रूप में, परंपरागत स्रोत जो हमारे पास परंपरागत रूप से देखने को मिलते हैं, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के रूप में देखने को मिलता है अपरंपरागत स्रोतों के रूप में, अपरंपरागत स्रोतों के रूप में। तो अगर आप देख रहे होंगे जो हमारे पास परंपरागत स्रोत है, जो कन्वेंशनल सोर्सेज है, उसके एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर तो मिल रहे हैं, पर ये वन टाइम यूज किया जाता है। एक बार आप इन्हें प्रयोग करेंगे और ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इनकी समाप्त होने की क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि ये रिसोर्सेज को बनने में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। जहां बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की जरूरत, इन्हें कंजर्वेशन करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत है जो कभी खत्म नहीं है, असमाप्त ऊर्जा के रूप में। जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, ये ऐसे स्रोत हैं हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन रूप से मिल रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं लंबे रूप से। आप इनका प्रयोग करते चले जाइए, कभी समाप्त नहीं होंगे। जैसे जियोथर्मल एनर्जी हो गई आपकी, भूगर्भ जिसे कहा जाता है, ऐसी एनर्जी है। ये संसाधन ऐसे हैं जिनका आप प्रयोग करते चले जाइए, कभी समाप्त नहीं होंगे। कन्वेंशनल सोर्सेज को हम कंजर्व करने की बात करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। ये कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होकर के काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के काम करते हैं। अब हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स है, इस एनर्जी रिसोर्सेज को समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे थे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो मैंने आपको डिवाइड किया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तीन हिस्सों में डिवाइड किया। तीन एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, एक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तीन तरह से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिवाइड किया जाता है, इन तीन हिस्सों में देखा जाता है। अगर आप देखने की कोशिश करें इंडिया के अंदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, अगर हम कोल को लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इंडिया में दो हिस्सों में देखने को मिलता है। एक है ब्यूटेनियम, एक लिग्नाइट। दो हिस्सों में दिखाई देता है, चार टाइप के होते हैं कोल्स, पर यहाँ पे ब्यूटेनियम और लिग्नाइट दो तरह से हमें कोयला मिलता है, ठीक है। जो हमारे पास कोयला मिल रहा है आपको, ये हमारे पास अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कुछ हिस्सों में डिवाइडेड है, कुछ स्पेशल हिस्सों में डिवाइडेड है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे, इसका जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है कोल का, जो सबसे ज्यादा यूज होता है इस कोल का, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो आयरन स्टील प्लांट के अंदर होता है। इसमें आयरन स्टील प्लांट के अंदर क्या आता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, विद्युत को बनाने के लिए इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बिजली पैदा करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, आयरन को मेल्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास इंडिया के अंदर देखें तो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक गोंडवाना और एक टेरेस्ट्रियस। इस निक्षेपित इन एजेस के अंदर, इस डिपॉजिट एजेस के अंदर क्या है, ये हमें आइडेंटिफाई हुआ है। भारत के अंदर अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं कोयले का निक्षेपण है, जो इसका कोयले का निक्षेपण इंडिया के अंदर अगर देखने की कोशिश की जाए तो इंडिया के अंदर इसका जो प्रेजेंस है 80% कोयला हमें मिलता है, 80% हमें कोयला मिलता है, जो यूज किया जाता है आयरन स्टील प्लांट के अंदर। आयरन स्टील प्लांट के अंदर प्रयोग किया जाता है। कुछ मुख्य स्रोत जहां पे सबसे ज्यादा कोयला देखने को मिल रहा है, एक आपके पास देखने को मिलता है, मैंने आपको ही बताया, झारखंड हो गया, उसके बाद उड़ीसा का पार्ट चले जाता है, आपके पास में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का पार्ट चले जा रहा है। इन पार्ट्स के अंदर हमें क्या मिलता है, कोयले के भंडार मिलते हैं। कुछ मेन सेंटर, कुछ एरिया वाइज अगर मेन सेंटर देखने की कोशिश करते हैं तो अगर हम स्टेट को देखने की कोशिश करते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के अंदर हमें क्या मिल रहा है, कोयला मिल रहा है। इन राज्यों के अंदर हमें कोयला मिल रहा है। विशेष रूप से कुछ राज्य, जैसे आपको छत्तीसगढ़ अगर आप देखने, झारखंड को देखने की कोशिश करेंगे, बोकारो, झरिया, रानीगंज, बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये तीन ऐसे सेंटर हैं। बोकारो, झरिया, रानीगंज, तीन ऐसे सेंटर है सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करते हैं, सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करते हैं। ये दामोदर घाटी जो पूरी बनी हुई है, दामोदर वैली जो बनी हुई है पूरी कॉर्पोरेशन वैली, ये सबसे ज्यादा कोयले का भंडार क्षेत्र है, सबसे ज्यादा कोयले का भंडार क्षेत्र देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें, मध्य प्रदेश के अंदर एमपी सिंगरौली एक जगह
पे भी कोयले का सबसे ज्यादा भंडार किया जाता है। अगर आप बुक में देखें, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके पास, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें एक चिड़िया की बात को बचाने के लिए वहाँ एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, क्योंकि इस चिड़िया को छोड़ा जाता था और इसके कारण क्या होता, धीरे धीरे करके ये जो चिड़िया बर्ड है, इसका सेंचुरी खत्म होती चली आ रही है। अगर हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखने की कोशिश करते हैं तो झारखंड के कुछ अदर पार्ट्स में भी विशेष रूप से हमें क्या मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। झारखंड सबसे बड़ा सेंटर है रानीगंज हमारे पास, जो कोयला हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अगर आप कुछ जगह को देखने की कोशिश करोगे इंडिया के अंदर, झारखंड के कुछ पार्ट्स के ऊपर, विशेष रूप से कुछ पार्ट्स के ऊपर ही हमें क्या मिल रहा है, ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ज्यादातर ये चीजें क्या प्रोवाइड होती चली आ रही है। बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये 3 ऐसे सेंटर है यहाँ पे, बोकारो, रानीगंज हो गया, झरिया, इन 3 सेंटर में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप छत्तीसगढ़ को देखेंगे, छत्तीसगढ़ का जो एरिया देखने को मिल रहा है उसमें कोरबा जगह पड़ती है। ठीक है, कोरबा एक जगह पड़ती है जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। कोरबा ही वो एक जगह है जो छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ती है। कई बार ये मैप के ऑप्शन में हमारे पास आता है कोरबा कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको पता है छत्तीसगढ़ का अगर हम मानचित्र देखें और यहाँ सेंटर के अंदर देखोगे आप, इजीली आपको पता लग जाएगा यहाँ इस जगह पे क्या है, कोरबा लोकेटेड है। कोरबा इस जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ऐसे ही दक्षिण भारत के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पे मेनली पड़ता है तमिलनाडु के अंदर, ये भी एक कोयला का क्षेत्र है, कोयले का एक क्षेत्र देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें आंध्र प्रदेश के अंदर सिंगरेनी दिया हुआ है, ये आंध्र प्रदेश के उस पार्ट्स के अंदर का लोकेटेड है हमारे पास में। कोयले का ये भी एक बहुत बड़ा भंडार है, कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। अगर मैं बार बार आपको इसमें बता रहा हूँ, कोयले का सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो हमारा आयरन स्टील प्लांट में, उसको मेल्ट करने, आयरन को मेल्ट करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर देना पड़ता है। तो उस प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोल का यूज है। जिस भी जगह पे आयरन स्टील प्लांट होगा उसके आसपास के पार्ट्स में आयरन की आपको कोल के क्षेत्र में, कोल की जो माइनिंग सेंटर भी आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड रिसोर्स हम लेने की कोशिश करते हैं वो हमारे पास पेट्रोलियम हमारे पास जो यूज किया जा रहा है, जितने भी हमारे पास लाइट व्हीकल है, जितने भी हमारे लाइट व्हीकल्स हैं, स्कूटर, कार, जितने भी लाइट व्हीकल्स होते हैं, इन सब के अंदर यूज किया जाता है। एरोप्लेन हो गया, जिस भी मोटर को चलाने का कार्य किया जा रहा है, जिस भी मोटर को चलाने का कार्य, जिस भी मोटर को रन करने का काम करते हो, चलाते हो, बल्ब, उसमें जो फोसिल यूज किया, फ्यूल जो यूज हो रहा है वो पेट्रोल है। हमारा पेट्रोल यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा पेट्रोल यूज किया जाता है। अगर हम इसके सेंटर को समझने की कोशिश करते हैं, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है, स्पेशली जिसमें फर्टिलाइजर्स का काम किया जा रहा है, मेडिसिनल हो गए, केमिकल इंडस्ट्री, उनके अंदर भी हम पेट्रोलियम का यूज करते हैं। उनके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम का यूज करते हैं। मोम, साबुन बनाने का काम हो रहा है, सोप इंडस्ट्रीज के अंदर भी पेट्रोलियम का, सौंदर्य सामग्री, इनके अंदर भी पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। और अगर हम इंडिया के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, इंडिया के अंदर हमारे पास 2 सेंटर है। इंडिया में हमारे पास क्या है, 2 सेंटर दिए हुए हैं। एक मुंबई हाईवे दिया हुआ है, मुंबई हाईवे, ठीक है, ये एक सेंटर दिया हुआ है। एक अगर आप देखने की कोशिश करेंगे इन पार्ट्स में नॉर्थ ईस्ट डिगबोई दिया हुआ है असम के अंदर। तो ये 2 ऐसे सेंटर हैं जो सबसे ज्यादा फेमसेबल हैं। दोनों सेंटर हमारे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सेंटर के रूप में रखे हुए हैं, जहां सबसे ज्यादा हमारा पेट्रोलियम का काम किया जाता है। दोनों सेंटर्स में हमारे पेट्रोलियम रिसोर्स को लेकर के काम किया जा रहा है और मेन सेंटर ये पेट्रोल जितना भी हमारा कंजर्व किया जाता है, इन्हीं एरिया से प्रोडक्शन करने का काम किया जाता है, सप्लाई। उसके अलावा अगर हम गोदावरी प्लेन्स देखने की कोशिश करेंगे, गोदावरी प्लेन्स में भी हमें क्या मिल रहा है, पेट्रोल सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं। गोदावरी प्लेन्स के अंदर भी हमें पेट्रोल सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं। These are 3 centers, these are special 3 centers, they have their production of the petrol। उसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो वर्ल्ड में हमारे पास जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, जितनी भी हमारे पास गल्फ कंट्रीज हैं, उन सब के अंदर हमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कुवैत हो गया, इराक हो गया, इजराइल हो गया, ठीक है, इन देशों के अंतर्गत भी हमें क्या मिल रहा है, पेट्रोलियम देखने को मिल रहा है। स्पेशली इन देशों के अंतर्गत क्या है, पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और पेट्रोल को हम क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। आप ध्यान रखिए, पेट्रोल को ही ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ब्लैक, काला सोना जो कहा जा रहा है, किसको कहा जाता है, पेट्रोल को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपने, ब्लैक गोल्ड जो कहा गया है पेट्रोलियम के लिए यूज किया जाता है, इन्हीं एरियाज में प्रोडक्शन किया जाता है। उसके अलावा अगर हम तीसरा देखते हैं, थर्ड जो हमारे पास रिसोर्स है, थर्ड एनर्जी रिसोर्स जो हमारे पास है वो कौन सा है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो हमारे पास दिया हुआ है, ये उन एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं हमें जो स्पेशली हमारे गेल में आते हैं। किसके अंदर है, गेल में। ध्यान रखें, गेल के अंतर्गत आ रहा है GAL,
1984 में 1984 में इसको बनाया गया था, गेल को 1984 में स्टेबल किया गया था, बनाया गया था। और इसका जो मेन रीजन हमारे पास है वो इसलिए बनाया गया गेल को कि हम क्या करें, देख पाए अपने स्पेशल सेंटर जो हमारे पास में जो स्पेशल सेंटर बने हुए नेचुरल गैस जो सेंटर बने उनको सीन आउट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस परिवहन दोनों तरह से यूज, सीएनजी के रूप में भी एलपीजी दोनों तरह से यूज किया है। सीएनजी हो गया आपके पास, ठीक है, और एलपीजी दोनों तरह से लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी जो आपको दिया, दोनों तरह से इसका यूज किया जाता है। मेन जो सेंटर हमारे पास देखने को मिल रहे हैं नेचुरल गैस की, एक तो हो गया राजस्थान, महाराष्ट्र हो गया आपके पास में, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, ठीक है, कुछ और पार्ट्स में देखने को मिलते हैं, बिहार वाले कुछ पार्ट्स में देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसी जगह, गुजरात हो गया, इन एरिया के अंदर नेचुरल गैस सेंटर स्टेबल्ड है, नेचुरल गैस सेंटर इन जगह पे लोकेटेड है। अगर वर्ल्ड लेवल पे भी देखने की कोशिश करते हैं तो यूएसए हो गया आपके पास, रशिया हो गया आपका, यूके हो गया, इन देशों के अंदर भी हमारे पास में नेचुरल गैस सेंटर है। इंडिया, चाइना, इन देशों के अंदर भी नेचुरल गैस सेंटर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे भी अगर हम देखें, कन्वेंशनल सोर्सेज वो एनर्जी रिसोर्सेज है जो वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत डिमांडेबल है, बट क्योंकि ये सबसे एंडलेस होते हैं, खत्म जल्दी जाते हैं, इनको बनने में लंबा समय लगता है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज को हमें कंजर्व करने की तरफ जाना होगा, उन्हें बचाने की तरफ ले जाना होगा। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी है, हम बात कर लेते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी हमने डिस्कशन किया था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बाद, अब हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे पास दिए हैं, अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो हमारे पास है, ये 6 हमारे पास अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। एक है सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एंड वेव्स एनर्जी और जियो एनर्जी। इन 6 एनर्जी की बात हम करें, इसके अलावा भी होती है, पर हम 6 एनर्जी की बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया। पहली है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है, सन की रेडिएशन को हम यूज करते हैं और उसको पैनल्स के अंदर डाल दें। हमारे पास पैनल होता है, उसके थ्रू सेल्स को चार्ज किया जाता है, सेल्स को चार्ज करने के बाद उस एनर्जी का यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर भी इसका यूज क्या, सबसे बड़ा जो प्लांट इसका दिया हुआ है राजस्थान में दिया हुआ है। उसके बाद भी कई राज्य हैं जो प्रोडक्शन करने में हर ईयर कहीं ना कहीं बड़े प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। पहले तमिलनाडु था, मध्य प्रदेश था, उसके बाद कर्नाटक, फिर राजस्थान, ऐसे करके प्लांट की कैपेसिटी को डेवलप किया था। इस समय 2020 में जो सबसे बड़ा प्लांट देखने को मिल रहा है वो हमारा राजस्थान के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। राजस्थान में प्लांट जो दिया हुआ है भिलाल के नाम से याद आता है आपके पास में, BHADLA प्लांट, जो हमारा प्लांट दिया हुआ है राजस्थान के अंदर लोकेटेड है हमारा, और सबसे बड़ा प्लांट है ये, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करने का काम कर रहा है, ठीक है। सोलर एनर्जी के और भी जगह स्रोत देखने को मिलते हैं और राज्यों के अंदर, से मैंने बताया आपको, आपके मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया आपके पास में, ठीक है। इनके थ्रू क्या कहता है, इन प्लांट्स में बड़े बड़े पैनल्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है। ये एक ऐसा सोर्स है, ना तो पोल्यूशन की, जितने भी सोर्सेज आप देख रहे हैं ये पोल्यूशन फ्री सोर्सेज हैं, ठीक है। दूसरा एनवायरमेंटल फ्रेंड है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है रिसोर्सेज के साथ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लंबे ड्यूरेबिलिटी होती है। तो इस ऐसे रिसोर्सेज को ज्यादा यूज किया जा सकता है उन सब्स्टिट्यूट रिसोर्सेज की जगह ला करके। तो यहाँ पे एनर्जी रिसोर्स सोलर एनर्जी का दिया हुआ राजस्थान के अंदर। दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारे पास दिए हुए हैं वो स्पेशली इंडिया के अंदर कलपक्कम हो गया आपके पास में, ठीक है, नेवली हो गया, तारापुर हो गया आपके पास, कोटा हो गया, इन और केगा हो गया, इन प्लांट्स के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी का। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में, हालांकि ये लगातार क्या इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसका जो निर्माण कार्य चला था, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो ऊर्जा का संरचना 1948 में किया गया था, इसके बाद प्लांट्स में लगातार चेंजेस होते चले गए। 1948 में इसको यूज किया गया, 57 में फिर इंक्रीज होकर के आया और 80 कुछ तक 67 तक जाते जाते ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है लगातार। इसके अंदर 2020 तक कई जगह इसके लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए गए, जिसका एक नमूना आपको केगा देखने को मिल रहा है, को आपके पास में नेवली हो गया, ये कुछ ऐसे सेंटर है जो भी क्या करें इसका प्रोडक्शन करने में लगे। उसके बाद हमारा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी ज्यादातर हमें क्या होती है, ये एनर्जी रिसोर्सेज हमें उन क्षेत्रों में, उन एरियाज में देखने को मिलते हैं जहाँ बहुत तेजी के साथ हवा चलती है।
इसका सबसे बड़ा प्लांट जो हमें गुजरात में खंभात में देखने को मिला, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था ये। उसके बाद राजस्थान के अंदर भी प्लांट लगा हुआ है इसका, एक बहुत बड़ा प्लांट देखने को मिलता है वहां पे भी। उसके अलावा तमिलनाडु के अंदर हमें पता है वहां पे भी विंड एनर्जी के सोर्सेज देखने को मिलते हैं। ऐसे कोस्टल एरिया के अंदर भी ये जब टर्बाइन चलती है, विंड जो चलते हैं, फैन चलते हैं, उसके थ्रू एक करते हैं, रोटेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सेल्स को चार्ज करते हैं, उस एनर्जी का यूज किया जाता है। जियो थर्मल एनर्जी, भूगर्भ जो हमारे पास होता है उस एनर्जी का यूज किया है, जियो थर्मल एनर्जी। इसका हमारे पास सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारा नियरेस्ट स्टेट जो दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, उसके अंदर देखिए आप मणिकर्ण एक जगह दी हुई है, वहां पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास में जम्मू कश्मीर के अंदर भी लेह के पास में जो दिया हुआ है वहां पे भी इसका प्लांट दिया, बुंगा वैली दिया हुआ, उस वो भी इसका एक सबसे बड़ा प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद टाइडल और वेव्स एनर्जी का दिया हुआ है। टाइडल और वेव्स एनर्जी जो हमारे पास है, स्पेशली ये एनर्जी रिसोर्सेज हमारे को देखने को मिलती है गल्फ, जो हमारे पास गल्फ ऑफ खंभात दिया हुआ है, गल्फ ऑफ दिया गुजरात के एरिया के अंदर, उनमें टाइडल और वेव्स एनर्जी के सेंटर्स डेवलप्ड है। टाइडल और वेव एनर्जी के गुजरात के जो खंभात वाला एरिया देखिए, अगर आप देखें ये ऐसे बना हुआ मानचित्र दिखेगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे आपको एनर्जी रिसोर्सेज के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ये टाइडल और वेव्स एनर्जी टाइड्स आती है जगह पे देखने को मिलता है, अरब सागर की टाइड। उसके अलावा इस एनर्जी का सेंटर सुंदरवन का जो आपको देखने को मिल रहा है बे ऑफ बंगाल में, वहां भी इस एनर्जी रिसोर्सेज का यूज किया था, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया था। उसके बायो एनर्जी के रूप में, जैविक के रूप में आप देखने बायोगैस प्लांट्स जो देखने को मिलते हैं, ये सब उस एनर्जी रिसोर्सेज का यूज देखने को मिलता है। जितने भी हमारे पास संसाधन है कहीं ना कहीं किसी न किसी संसाधन से आपस में जुड़े हुए थे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रेंडली होते हैं, पोल्यूशन फ्री है, बहुत ज्यादा यूज किया जाना चाहिए इन रिसोर्सेज का। ये सब्स्टिट्यूट के रूप में नए इन्वेंशंस को लेकर के आ रहे हैं। विकल्प हमारे पास ऐसे सब्स्टिट्यूट्स हैं जिनका यूज करके हम ह्यूज अमाउंट ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी को सेव कर सकते हैं। यहाँ कन्वेंशनल एनर्जी को सेव करने के बाद अगर कंजर्वेशन की बात करें एनर्जी की, अगर भविष्य को अगर देखना है तो हमें इन चीजों को साथ में लेके चलना होगा, साथ में इसको कंडीशन करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर उठता है, व्हाई वी हैव कंजर्व द रिसोर्सेज, हम संसाधनों को संरक्षण क्यों करें? तो हमें ये देखना होगा फ्यूचर में यही रिसोर्सेज हमारी हेल्प करेंगे। जैसे पेट्रोल है उसकी कीमत पे सारी चीजें आधारित है, तो अगर हम इन रिसोर्सेज का यूज करें, इलेक्ट्रिक गैजेट्स को लेके आ जाए, सोलर पैनल चलने वाली बसें चला रहे हैं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी का यूज करना शुरू करें, उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी का यूज करें, तो इस तरह से उन एनर्जी रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है, उन एनर्जी रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं यूज किया जा सकता है। चारकोल के थ्रू भी यूज करें, डिफरेंट तरीके से हम क्या करें, फॉरेस्ट एरिया को, ऐसे रिसोर्स सेंट्रलाइजेशन को सेव करके चल सकते हैं। हम इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करते हैं तो वो भी हमारी तभी पॉसिबल होगा जब कंजर्वेशन की बात करते हैं। हमें रिसोर्स को कंजर्वेशन करना है, पहला बिंदु जो हमारे पास निकल रहा है फॉर फ्यूचर पर्पस। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास निकल करके आ रहा है वो आ रहा है हमारे को कि हम किस तरह से अपने कंजर्व कॉन्शियस के लेके चले, तो फ्यूचर के साथ साथ हमें इकोनॉमिकल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूट जाएंगे तो वो हमारे आगे सबसे मेन जगह रिसोर्सेज के रूप में, तो ऐसे करके भी हम कहीं ना कहीं कंजर्व करने की बात को कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर आपको ये चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट रहता है तो यू कैन गो टू कमेंट सेक्शन, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके कोई भी क्वेश्चन या सजेशन होते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन पे मुझे करिए, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पे लाइक और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इसको देखने